नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था न्यूक्लिक एसिड या आपने कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और न्यूक्लिक अम्ल जब अपने स्टार्ट किया था तो अपने कहा था कि ये क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से मिलकर बना होता है या उनके पॉलीमर जो होते हैं उनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। फिर अपने बात की थी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें अपने बात की थी नाइट्रोजन बेस, पेंटोज, शुगर और फास्फोरिक एसिड। इन 3 चीज़ों के बारे में बात की थी। और फिर अपने कहा था कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। उन प्यूरिन के अंदर क्या होता है, पायरिमिडिन में क्या होता है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, फास्फोरिक एसिड कैसा होता है और जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, उन सब के बारे में अपने बात कर ली थी। उसके बाद में अपने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए की अपने बात की थी। डीएनए के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है, जो अपने लास्ट टॉपिक अपने बात की थी, अपने कहा था फास्फोरिक एसिड और जो पेंटोज शुगर होती है उनके बारे में बात की थी। आज अपने जब बात करेंगे तो आज अपने बात करेंगे न्यूक्लियोसाइट क्या होता है। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियोसाइट क्या चीज़ है। न्यूक्लियोसाइट के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियोसाइट किसे कहते हैं। अब न्यूक्लियोसाइट में क्या है कि जब एक नाइट्रोजन बेस के साथ में जब एक शुगर मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइट कहते हैं। न्यूक्लियोसाइट क्या है कि एक नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइट उसको कहते हैं। न्यूक्लियोसाइट क्या है कि जब नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल जो होगा उसको अपने क्या कहेंगे, उसको अपने कहेंगे न्यूक्लियोसाइट। अब अपने बात करते हैं कि नाइट्रोजन बेस, तो अपने कहा था कि नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के थे, 2 टाइप का था। एक था प्यूरिन, एक था पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन, भले ही वो क्या हो, प्यूरिन हो, भले ही क्या हो, पायरिमिडिन हो, कुछ भी हो, अगर इनके साथ में कोई भी क्या है, एक जो शुगर मॉलिक्यूल होगा वो शुगर मॉलिक्यूल आकर इसके साथ में अटैच हो जाता है या जुड़ जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने कहते हैं न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियोसाइट बात समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियोसाइट यानी कि न्यूक्लियोसाइट क्या है, न्यूक्लियो से हो गया मतलब नाइट्रोजन बेस और अपने साइड का कह सकते हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है तो इसमें क्या है, 2 चीजें आ जाएगी, नाइट्रोजन बेस प्लस जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो जो दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं न्यूक्लियोसाइट उसको कहा जाता है। अब इसमें नोट में एक बात का अपने ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है, वो ये है कि जब कोई भी नाइट्रोजन बेस जो होता है उसके साथ में या जो शुगर होता है, शुगर के साथ में जो नाइट्रोजन बेस कहाँ पर जुड़ता है, तो नाइट्रोजन बेस शुगर के कार्बन प्राइम 1 के साथ में हमेशा ही अटैच होता है। तो नाइट्रोजन बेस शुगर के कार्बन प्राइम 1 के साथ अटैच होता है। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जो नाइट्रोजन बेस होता है वो हमेशा ही शुगर के कौन से कार्बन प्राइम 1 जो होता है उसके साथ में अटैच होता है। अगर आपको याद होगा तो अपने बात की थी तो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर की अपने बात की, जो अपने कहा था अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं,
इस प्रकार से स्ट्रक्चर अपने बनाते हैं, ठीक है। और अपने कहा था अगर कार्बन की बात करें अपने कहते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक यहाँ पे होता है नंबर 5। ये 5 कार्बन प्राइम होते हैं शुगर के। इसको अपने क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। जब अपने कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ा था तब आपने डिस्कस किया था कि पेंटोज क्या होती है, हेक्सोज क्या होती है। तो पेंटोज क्या, जिसमें क्या है 5 कार्बन परमाणु प्रेजेंट रहते हैं, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? पेंटोज। तो ये शुगर किस प्रकार, इसमें क्या है 5 कार्बन परमाणु प्रेजेंट रहते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस है वो इसमें कहाँ पर अटैच होगा? तो नाइट्रोजन बेस कोई भी होगा वो कहाँ पर अटैच होता है? इसके ये जो पार्ट होता है यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन बेस हमेशा ही अटैच होता है, यानी कि ये कौन सा है? तो ये कार्बन प्राइम 1 होता है। इस वाले भाग पे क्या होगा? हमेशा ही जो नाइट्रोजन बेस होता है वो अटैच होता है। इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर होती है, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने क्या कह सकते हैं? अब न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एडेनिन ही जुड़ेगा, अब एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, कोई भी इसके साथ में आकर अटैच हो सकता है। तो अब बात ये आती है कि अपने सिंपल शब्दों में अपने ये कह दिया कि ठीक है जी कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल जो है वो जब साथ में आते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब कोई शुगर मॉलिक्यूल है या जो पेंटोज शुगर है उसके साथ में कोई जब चारों प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस हैं वो जब आकर अटैच होते हैं तो उनके क्या क्या नाम होंगे? अब जिस प्रकार से जो नाइट्रोजन बेस आकर अटैच होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं नंबर 1 बात करूं, नंबर 1 अगर क्या है कि जो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सी जो राइबोज है इसके साथ में आकर क्या जुड़ जाए? इसके साथ में अगर थायमीन जुड़ जाए, अगर थायमीन जुड़ जाए तो इसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन इसको कहा जाता है, डीऑक्सीथाइमिडीन इसका नाम हो जाता है। अगर नंबर 2 जैसे बात है, अगर डीऑक्सीराइबोज के साथ में क्या आकर जुड़ जाए? इसके साथ में अगर जुड़ जाता है साइटोसिन, साइटोसिन अगर जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या होगा? तो डीऑक्सीसाइटोसिन, डीऑक्सीसाइटोसिन इसका नाम होगा। यानी कि जिस टाइप का नाइट्रोजन बेस आकर इसके साथ में अटैच होता है उसी प्रकार से इसका नाम होता है। जैसे अगर इसमें क्या हो गया कि एडेनिन जो है आकर जुड़ गया तो क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन इसका नाम हो जाएगा। ग्वानिन जुड़ गया तो डीऑक्सी ग्वानोसिन इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। इस बात से अपने को ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। नंबर 3 अपने बात करते हैं थायमीन। अब यहाँ पे आ गया ग्वानिन, ग्वानिन तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसके साथ में क्या आकर जुड़ जाता है? एडेनिन आकर जुड़ जाता है, एडेनिन आकर इसके में जुड़ जाएगा तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होता है एडिनोसिन, या आपने कह सकते हैं कि डीऑक्सी एडिनोसिन इसका नाम हो जाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ गया होगा आपके कि नाइट्रोजन बेस के साथ में नंबर 1 बात का ध्यान रखने की नाइट्रोजन बेस के साथ में कोई शुगर मॉलिक्यूल या कोई शुगर मॉलिक्यूल है उसके साथ में क्या है? नाइट्रोजन बेस ऐड होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब ध्यान क्या रखना है कि नाइट्रोजन बेस हमेशा ही कार्बन प्राइम 1 के साथ में अटैच होता है। अब जो न्यूक्लियोसाइड है ये 4 टाइप के हैं, इनकी अलग अलग जो नाइट्रोजन बेस होते हैं जब वो अटैच होते हैं तो उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन से? डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन और डीऑक्सीएडेनोसिन क्या हो जाएंगे? इनके नाम हो जाते हैं। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड। नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है?
न्यूक्लियोटाइड की अगर अपने बात करते हैं तो अपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, अपने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड के जो पॉलीमर होते हैं उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, अपने कहा था कि डीएनए कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है। तो डीएनए जो होता है वो कई हजार मोनोमर से मिलकर बना होता है। अपने पहले ही बात की थी, अपने कहा था कि जो डीएनए होता है वो क्या है, कई हजार मोनोमर से मिलकर बना होता है। आपने क्या कहा था कि जो डीएनए होता है वो कई हजार मोनोमर से, या अपने कह सकते हैं कि पॉलीमर से, बहुत सारे जब क्या है कि अपने कहा था कि पॉलीमर क्या है, तो जब बहुत सारे मोनोमर साथ में आ जाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि डीएनए कई प्रकार के या कई टाइप के जो पॉलीमर होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, या अपने कह सकते हैं कि डीएनए कई हजार यूनिट भी आप कह सकते हो, यूनिट या इकाई भी कह सकते हैं। बहुत सारी यूनिट जब आपस में जुड़ जाती है तो किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती है। अब प्रत्येक जो मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब प्रत्येक ये जो मोनोमर है या जो क्या है यूनिट है, इस मोनोमर या यूनिट को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं कि जो डीएनए की निर्माण जो करते हैं, डीएनए का जो निर्माण करते हैं। और आपने कहा था कि जो डीएनए होते हैं वो कई सारे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, या कई सारे जो यूनिट होती है उन यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो उन यूनिट्स को क्या नाम दिया गया है, उन मोनोमर्स को क्या नाम दिया गया है, तो उन मोनोमर्स को क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोटाइड नाम दिया गया है। उनको क्या कहा गया है बेटा, न्यूक्लियोटाइड कहा गया है। तो जैसे अपनी बात की थी कि न्यूक्लियोसाइड, तो अपने कहा था कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन बेस और एक क्या है पेंटोज शुगर, वो क्या है न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या है, 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक जो मोनोमर होता है उसमें एक मॉलिक्यूल किसका होता है, डीऑक्सी राइबोज का, एक किसका होता है, डीऑक्सी राइबोज जो शुगर होती है उसका मॉलिक्यूल होता है। एक मॉलिक्यूल किसका होता है, एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, एक किसका होता है नाइट्रोजन बेस, एक क्या होता है डीऑक्सीराइबोज, एक क्या होता है नाइट्रोजन बेस। तो ये बात तो अपने न्यूक्लियोसाइड में भी की थी, अपने कहा था कि एक डीऑक्सीराइबोज और एक क्या है नाइट्रोजन बेस, उसको अपने क्या कहा था, न्यूक्लियोसाइड कहा था। तो अब यहाँ पर अंतर कहाँ आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसमें क्या जुड़ जाएगा, एक जो मॉलिक्यूल होगा वो फास्फोरिक एसिड का जुड़ जाएगा। एक जो मॉलिक्यूल होगा वो किसका हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड जब इसके साथ में आ जाता है तो इन तीनों को कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और यही जो न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब साथ में आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब क्या है साथ में आ जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डीएनए। तो डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का एक गुच्छा है। जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब साथ में आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, डीएनए। अब एक एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड में एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक क्या हो जाएगा नाइट्रोजन बेस, और एक क्या आ जाएगा फास्फोरिक एसिड आ जाएगा। तब ये तीनों जब साथ में आ जाएंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको अपने यूनिट भी बोल सकते हैं, इसको आप मोनोमर भी बोल सकते हो।
एकलक भी बोल सकते हो, यूनिट भी कह सकते हो। तो अब ये क्या है, ये तो मोनोमर हो गई। और जब बहुत सारे यानी कि हजारों की संख्या में जब मोनोमर होंगे तो उसको अपने क्या बोल देंगे, पॉलीमर। उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर। और जब ये पॉलीमर का जो गुच्छा होगा वो क्या होगा, डीएनए। तो जैसे ये कह रहा है कि डीएनए कई हजार जो यूनिट्स होती हैं, कई हजार जो मोनोमर्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो मोनोमर होता है उस मोनोमर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेस और जो फास्फोरिक एसिड होता है, इनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। अगर एक छोटी सी बात इसमें मैं और कर लूं, क्या कि अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी न्यूक्लियोटाइड की वो कैसी होगी, तो अपने बात करते हैं। अपने कहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये क्या है कि पेंटोज शुगर है, ठीक है। अब पेंटो अपने कहा था कि यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। कौन क्या है, ये कार्बन प्राइम 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में अब ये वाला जो भाग होता है, एक तो कार्बन प्राइम 3 और एक कार्बन प्राइम 5। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो फास्फोरिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके साथ में अटैच होते जाते हैं। अब फास्फोरिक एसिड यहाँ पर जुड़ गया, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, एक है शुगर जो होगी वो शुगर हो जाएगी। जैसे ये कार्बन प्राइम 1 जो है इस कार्बन प्राइम 1 पे जुड़ जाएगा। उसके बाद में ये जो होगा इसमें एक OH इसका होगा और एक OH, यानी कि अपने जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, CH2OH यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो एक OH इसका, और अपने फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो अपने कहा था जो फास्फोरिक एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। तो अब एक OH इसका और एक OH किसका, CH2OH इसका, ये दोनों OH जो होते हैं ये बाहर निकल के क्या बना लेते हैं, जल का अणु भी इसके साथ में निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, पूरी स्ट्रक्चर बनती है किसकी, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स की। ओके जी, अब आपके समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। तो ये अपना न्यूक्लियोटाइड था, ये अपना न्यूक्लियोसाइड था। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल साथ में आते हैं। उसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड साथ में आ जाएंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो जिस प्रकार से अपने बात की थी क्या, अपने कहा था कि जैसे ही क्या है जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो जब अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन बेस ऐड होते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो डीएनए होता है, डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें अगर अपने ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो डीएनए में 4 टाइप के, डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में क्या है, कितने टाइप के, 4 टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब नंबर 1 अगर बात करता हूं तो नंबर 1 कौन सा है, डीऑक्सीथाइमेडेलिक एसिड। थाइमेडेलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमेडेलिक एसिड। डीऑक्सीथाइमेडेलिक जो एसिड होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट रहता है, एक इसमें शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर प्लस एक इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन बेस प्लस एक क्या होगा, फास्फोरिक एसिड जो होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा इसके अंदर, तो डीऑक्सीथाइमेडेलिक एसिड है तो इसमें नाइट्रोजन बेस कौन सा हो जाएगा, थाइमीन। थाइमीन इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइमेडेलिक एसिड कहा जाता है। इसी प्रकार अगर अपने आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जैसे में साइटोसिन आ गया, साइटोसिन, इसमें क्या होगा, शुगर प्लस साइटोसिन प्लस
फास्फोरिक एसिड जब अपने साथ में आते हैं तो इसका क्या नाम होता है। अब साइटोसिन आ गया तो इसका होगा डीऑक्सीसाइटिडिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडिक एसिड, ये नंबर 2 हो गया। अगर अपने नंबर 3 बात करते हैं तो 3 अगर इसमें क्या हो गया, एडेनिन अगर साथ में जुड़ जाता है, एडेनिन, नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, शुगर प्लस एडेनिन प्लस फास्फोरिक एसिड जब साथ में आते हैं तब इसका नाम क्या होता है, तो इसका होता है डीऑक्सी एडेनेलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनेलिक एसिड इसका नाम होता है। नंबर 4 अपने बात करते हैं, अगर क्या होगा कि शुगर मॉलिक्यूल प्लस ग्वानिन प्लस फास्फोरिक एसिड कोई होगा, अगर ये साथ में आता है तो इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड होगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड इसका पूरा नाम होगा। तो ये 4 टाइप के हैं, कौन कौन से, डीऑक्सी थाइमेडिलिक, डीऑक्सी थाइमेडिलिक एसिड, डिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमेडिलिक एसिड तो शुगर प्लस थायमिन प्लस फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सी साइटेडिक एसिड तो शुगर प्लस साइटोसिन प्लस फास्फोरस, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड तो शुगर प्लस एडेनिन प्लस फास्फोरस। अगर डीऑक्सी ग्वानोसिनिक एसिड हो जाएगा या ग्वानेलिक एसिड हो जाएगा तो ग्वानेलिक एसिड में क्या होगा, शुगर प्लस ग्वानिन प्लस फास्फोरस। ये जो तीनों चीज़ें अगर साथ में आ जाएगी इस प्रकार से तो इनके नाम भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें नंबर 3 एक चीज और आती है, वो क्या है, उसको अपने बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि जब चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड वेरियस सीक्वेंस में आकर जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं तो उस संरचना को क्या बोलते हैं, उस संरचना को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है कि जब चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स आकर आपस में जुड़कर या आपस में वेरियस सीक्वेंस में आपस में वेरियस सीक्वेंस में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है कि जब चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स, अब चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, तो डीऑक्सी थाइमेडिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनोसिलिक एसिड और डीऑक्सी ग्वानोनिक एसिड, जो ये चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये जब आपस में आकर अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, तो उसको अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि क्या कोई ये अपने एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो यहां पर क्या होगा, एक यहां पर अपने मान लेते हैं कि कोई
प्यूरिन आकर जुड़ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, कोई फास्फोरस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक फास्फोरस यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद में ये अपने कहते हैं कि फिर से कोई शुगर मॉलिक्यूल है, और इसके साथ में यहाँ का कोई एक जो पायरिमिडीन है वो आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो चेन होगी ये चेन चलती रहती है इस प्रकार से। तो जब ये लंबी एक चेन बन जाती है, उस चेन को क्या कहते हैं, उस चेन को अपने कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये चेन क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस चेन को कहते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन कहलाती है। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके समझ में आ गया होगा। आज अपने तीन चीज़ों की बात की है। एक अपने बात की थी न्यूक्लियोसाइड की, तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस एक फास्फोरिक एसिड जब साथ में आ जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है कि जब अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लियो, अपने बात की थी कि डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो जब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आपस में आकर जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को या उस संरचना को क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ये जो टॉपिक अपना चल रहा है ये बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर। जो फाइनल ईयर के अभी से एग्जाम स्टार्ट है अपनी 18 तारीख से, तो वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके काम आने वाला है। तो फटाफट फर्स्ट फॉरवर्ड में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो वापस रिवाइज हो जाएगी। ओके, अब अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके अंदर वो अपना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, या जो डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या आपने कह सकते हैं कि किसने इसके बारे में बात की थी। अगर इस चीज़ की हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो इसमें क्या है, सबसे पहले की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले किसने बताई थी। अगर डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, 3-4 नाम जो है वो अपने सामने आते हैं। अगर डीएनए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जेबी वॉटसन, एच.एफ. क्रिक, जेबी वॉटसन और एच.एफ. क्रिक, ये दो नाम हैं, ये काफी ज्यादा सामने आते हैं। उसके बाद में एक नाम है विल्किंस, और इसके बाद में एक चौथा नाम है वो है आर. फ्रैंकलिन। आर. फ्रैंकलिन या रिचर्ड फ्रैंकलिन भी इसको कहते हैं। ये 4 नाम हैं। इन चारों ने ही क्या की थी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया था, या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में इसने समझाया था। तो ये जेबी वॉटसन, एच.एफ. क्रिक, विल्किंसन और आर. फ्रैंकलिन, ये चारों जो हैं ये मूल स्तंभ माने जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो अब जेबी वॉटसन, एच.एफ. क्रिक और जो विल्किंस हैं, इन तीनों को क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था, इनको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताने के लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब दिमाग में ये बात आती है कि अगर आर. फ्रैंकलिन इनके साथ में था तो इसको नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया। तो जो आर. फ्रैंकलिन था, इसकी क्या है, कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। इनके साथ में जब काम करते हुए क्या है, इसको कैंसर हो गया था, और इसकी वजह से इसको क्या हो गई थी, कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। उसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। और जेबी वॉटसन, एच.एफ. क्रिक, इनको क्या है कि 1962 के अंदर क्या है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस बात को अपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल की एक्सरे विवर्तन के द्वारा क्या है, इसकी स्ट्रक्चर को समझाया गया था।
तो अगर अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर थी वो एक्सरे विवर्तन के आधार पर या एक्सरे विवर्तन के आधार पर इसकी स्टडी की गई थी और ये पता चलाया गया कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल की एक्सरे विवर्तन द्वारा स्टडी करने पर यह पता चला कि इसकी संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। तो सबसे पहले कैसे पता चला कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो किसने, जेबी वॉटसन, एच.एफ. क्रिक, विल्किंसन और जो आर फ्रैंकलिन था, इन्होंने जब इसकी स्टडी की तो इन्होंने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड। और स्टडी किसके आधार पर की थी, तो एक्सरे विवर्तन के आधार पर या एक्सरे विवर्तन के द्वारा स्टडी की और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्ट्रैंड वाली होती है, या अपने कह सकते हैं कि जो दोहरे स्टैंड वाली, या अपने कह सकते हैं कि आपस में ये इस प्रकार से क्या है इसकी स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, यानी कि डबल स्टैंड, दो स्टैंड जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, या दो स्टैंड जो होते हैं इसकी जो बैकबोन होती है, आधार स्तंभ जो होता है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो नंबर एक बात उन्होंने क्या बताई ही कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या कहा उन्होंने कि अभी अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ही बात करें तो उसने क्या कहा था कि नंबर एक बात क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो डबल स्ट्रैंड वाली क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद उन्होंने 2 नंबर जो पॉइंट क्या कहा, उन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है एक हाई मोलिकुलर वेट वाला मॉलिक्यूल होता है, या अपने कह सकते हैं कि इसका जो आणविक भार होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डीएनए हाई मोलिकुलर वेट वाली स्ट्रक्चर होती है, डीएनए हाई मोलिकुलर वेट वाली स्ट्रक्चर, हाई मोलिकुलर वेट वाली स्ट्रक्चर होती है। कैसी संरचना होती है, ये हाई मोलिकुलर या उच्च आणविक भार वाली संरचना होती है, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 10 की घात 6 से 10 की घात 7 डी होता है। 10 की घात 6 से 10 की घात 7 डी। डी का मतलब होता है डोल्टन, डी का मतलब क्या होता है, डोल्टन। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 10 की घात 6 से 10 की घात 7 डोल्टन इसका मोलिकुलर वेट होता है। तो ये क्या है, इसकी मोलिकुलर या आपने कह सकते हैं आणविक संरचना। आणविक संरचना, आणविक का मतलब क्या है कि इसके अणु कैसे होते हैं या किस प्रकार से ये दिखता है। तो नंबर एक बात क्या है, डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। नंबर एक बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले किसने, तो अपने कह सकते हैं कि चारगाफ जो था उसने सबसे पहले इसके बारे में देखना 1950 में स्टार्ट किया था। फिर 1953 में जब वॉटसन, एच.एफ. क्रिक, विल्किंसन और रिचर्ड आर फ्रैंकलिन जो था, आर फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इसकी स्ट्रक्चर की थी, स्ट्रक्चर की स्टडी की थी और उन्होंने इसके बारे में इसका मॉडल भी दिया था। तो वो अपने आगे बात करेंगे। अभी अपने इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो कैसा होता है ये, डबल स्ट्रैंड वाला। और इसमें 2 बातों का आपको ध्यान में रखना है। नंबर एक तो क्या है कि इसकी स्टडी किसके द्वारा की गई थी, तो एक्सरे विवर्तन जो होता है, एक्सरे विवर्तन या आपने कह सकते हैं डिफरेंशिएशन द्वारा इसकी क्या की थी, स्टडी की थी। और उसके बेस पे उन्होंने बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। नंबर 2 बात क्या है, क्या ध्यान में रखना है, नंबर 2 ये ध्यान में रखना है कि ये हाई मोलिकुलर वेट वाली स्ट्रक्चर होती है या उच्च आणविक भार वाली संरचना होती है।
अगर आपसे पूछ ले कि उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है तो 10 की घात 6 से लेकर 10 की घात 7 डाल्टन तक क्या होता है, इसका मोलिकुलर वेट होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि 1950 के अंदर या 1950 के अंदर क्या है, चारगाफ और एंड अदर्स या आपने कह सकते हैं या चारगाफ या उनके सहयोगियों ने डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करके कुछ निष्कर्ष निकाले या कुछ परिणाम निकाले। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि 1950 के अंदर या 1950 में चारगाफ व उनके सहयोगियों ने 1950 में चारगाफ और उनके सहयोगियों ने क्या किया, डीएनए जो संरचना होती है या डीएनए स्ट्रक्चर ने डीएनए स्ट्रक्चर की स्टडी की तथा कुछ निष्कर्ष निकाले। अब उनके जो निष्कर्ष थे या उनके जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट क्या थे या उन्होंने 2-3 बातें कही थी, वो बातें कौन कौन सी। नंबर 1 बात उन्होंने कहा था कि एडेनिन जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो संख्या होती है हमेशा थायमीन के समान होती है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एडेनिन मॉलिक्यूल की संख्या हमेशा थायमीन के समान होती है, थायमीन के समान होती है। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर एडेनिन की संख्या 5 है तो थायमीन भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। नंबर 1 बात उन्होंने ये कही। उसके बाद में नंबर 2 उन्होंने कहा था कि जो साइटोसिन मॉलिक्यूल की संख्या जो होती है वो ग्वानिन के समान होती है। नंबर 2 ने कहा साइटोसिन की संख्या हमेशा ग्वानिन के समान होती है, ग्वानिन के समान होती है। नंबर 2 बात क्या कही कि जिस प्रकार एडेनिन मॉलिक्यूल की संख्या थायमीन के समान होती है ठीक उसी प्रकार साइटोसिन की जो संख्या है वो किसके समान होती है, ग्वानिन के समान होती है। ये बात किसने कही थी, ये चारगाफ और उनके सहयोगियों ने या चारगाफ एंड अदर्स ने क्या बताया, उन्होंने डीएनए की स्टडी के या डीएनए स्ट्रक्चर जो अपने कहा था कि डबल स्ट्रैंड वाला और हाई मोलिकुलर वेट वाली स्ट्रक्चर जो होती है उसकी उन्होंने 1950 में स्टडी की और कुछ निष्कर्ष निकाले। नंबर 1 क्या था, एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद में नंबर 3 क्या कहा कि जो वेरियस कैटेगरी जो होती है या विभिन्न वर्गों के जो डीएनए होते हैं उनके जो क्षार अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नंबर 3 क्या कहा कि विभिन्न वर्गों के, उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न जो वर्ग हैं या जो अलग अलग कैटेगरी हैं कि डीएनए में क्षार अनुपात या जो बेस पेयर है क्षार अनुपात क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। क्षार अनुपात का मतलब क्या है, जैसे अपने बात की थी ना कि एडेनिन प्लस थायमीन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन, ये जो चीज़ें होती हैं अब ये सभी में सेम नहीं होती। जैसे यानी कि अलग अलग जो एनिमल है उनमें एडेनिन और थायमीन की संख्या क्या होगी, अलग होगी, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है उनकी संख्या अलग होगी। ये भी समान नहीं होती सभी जीवों में, अलग अलग जो जीव हैं अलग अलग जो कैटेगरीज बनी हुई हैं उन अलग अलग कैटेगरीज में एडेनिन थायमीन की संख्या अलग होगी और साइटोसिन ग्वानिन की संख्या अलग होगी। हाँ, ये जरूर है कि जितने एडेनिन है उतने थायमीन होंगे और जितने साइटोसिन है उतने ग्वानिन होंगे। जैसे अगर बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी कोई एनिमल है उसमें एडेनिन की संख्या मान लीजिए कि 5 है तो थायमीन की भी कितनी होगी, 5 होगी, लेकिन साइटोसिन की भी 5 और ग्वानिन की भी 5, ऐसा नहीं होता है।
ये अलग अलग होते हैं। या अपने कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई दो जीव है, मान लीजिए कोई ए है और एक बी एनिमल है, दो एनिमल है। अगर मान लीजिए कि ए में क्या है, इनकी संख्या 5-5 है, तो जरूरी नहीं है कि बी में भी 5-5 होगी। बी में क्या है, 7 हो सकती है, 8 अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि अलग अलग कैटेगरी के जो एनिमल होते हैं उनमें जो क्षार अनुपात होता है वो क्या होता है, वो भी हमेशा अलग अलग होता है, ये साथ है नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने 4 नंबर पॉइंट इसमें क्या कहा, 4 नंबर पॉइंट उन्होंने ये कहा इसके अंदर, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 में उन्होंने क्या बताया कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में ऐड रहता है। उन्होंने क्या कहा कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ व ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में, हमेशा साइटोसिन के साथ ऐड होता है या जुड़ा रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्वानिन के साथ में एडेनिन आ जाएगा और थायमिन के साथ में साइटोसिन आ जाएगा। एडेनिन के साथ में थायमिन और जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन हमेशा साथ में जुड़ा रहता है। तो ये 4 बातें थी, ये किसने बताई थी, ये चारगाफ और उनके सहयोगियों ने बताई थी। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लासें पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका क्या हो सके, फायदा हो सकता है। ओके, तो यहां तक ये बातें थी। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक मॉडल जो है वो कैसा है, या जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक ने डीएनए की जो स्ट्रक्चर बताई थी वो अपन जैसे स्ट्रक्चर नॉर्मली अपने बुक्स के अंदर देखते हैं तो उनमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को मिलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर किसने बताई थी और उन्होंने किस बेस पे बताई थी और उन्होंने क्या क्या इसके अंदर करैक्टर बताए थे, क्या क्या रिजल्ट इसके अंदर बताए थे, इन बातों के बारे में अपने कब बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।